हेलो साथियों, आज की क्लास में हम लोग आरपीएफ एसआई का जो पेपर हुआ था 2024 में, उसका हम लोग 2 दिसंबर 2024 वाले शिफ्ट का सेकंड शिफ्ट देखने जा रहे हैं। ये सीरीज जो है आरपीएफ कांस्टेबल वाले बच्चों के लिए लाया जा रहा है, ताकि आरपीएफ कांस्टेबल हो या आरपीएफ एसआई हो, दोनों का एग्जाम जो है आरपीएफ का ही कंडक्ट कराया जाता है और ये इनका दोनों का पैटर्न लगभग सेम होता है। इसलिए आप लोग एसआई का भी पेपर काफी अच्छे से देख कर जाएंगे। हो सकता है उसमें से प्रश्न आ जाए, हो सकता है क्या उसी में से आ भी सकता है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं, अगर आप 48 शिफ्ट अगर कांस्टेबल का करा देखे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि लास्ट में जो शिफ्ट का पेपर आ रहा है उसमें लगभग आपका पढ़ा हुआ आ रहा है। लग रहा है कि पहले से मैंने ये प्रश्न कहीं देखा है, तो आपने कहीं देखा नहीं है, उसी आरपीएफ के कांस्टेबल के पेपर का ही प्रश्न है। तो आप देख रहे हैं कि प्रश्न काफी रिपीट होते हैं, इस शिफ्ट का उठाकर उस शिफ्ट में डाले जाते हैं। इसलिए आपको सारे एग्जाम का प्रीवियस पेपर देख के जाना है। और आप लोग को मैं बता दूं कि आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इसका भी प्लेलिस्ट बना दिया गया है और आरपीएफ कांस्टेबल का भी प्लेलिस्ट बना दिया गया है। तो आप लोग जाकर जिसका जो जो वीडियो छूट गया है वो सारा वीडियो देखकर कंप्लीट कर लेंगे। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, अभिनव भारत मंदिर यानी यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना खाली स्थान और उनके भाई ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक गुप्त संगठन के रूप में की थी। तो इसका स्थापना जो हो जाएगा बीने दामोदर सावरकर ने, यानी बीडी सावरकर और उनके भाई ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक गुप्त संगठन के रूप में की थी। किसकी? तो यंग इंडिया सोसाइटी की या अभिनव भारत की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग और आम नागरिकों के लिए समझना कठिन कहा था? तो देखिए क्या कितना अच्छा प्रश्न है। भारतीय संविधान को क्या कहा गया? वकीलों का स्वर्ग और आम नागरिकों के लिए समझना कठिन। ये किसने कहा था? तो ये आइवर जेनिंग्स ने ये बात कही थी। और आज हम लोग देखते भी हैं कि वकील जो है, हम जैसे आम नागरिक जिन्हें कोर्ट और कचहरी के बारे में नहीं पता, उनसे पैसा ऐंठ लेते हैं, कहते हैं कि कल डेट पे आइए, कल आपका काम हो जाएगा। ऐसे ऐसे करते करते वो लोग तारीख पे तारीख देते जाते हैं और वो लोग बहुत सारे पैसा ठग लेते हैं लोगों से। इसलिए इन्होंने आइवर जेनिंग्स जो है इन्होंने ये बात कही है। आप लोग को देखने में लग रहा हो कि जो कल का शिफ्ट कराया गया था वो काफी शिफ्ट टफ था, उसमें प्रश्न गजब अजीब और गजीब थे। तो आज का पेपर थोड़ा आसान है, आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई कोची लक्षद्वीप द्वीप समूह सब मरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना को किस संस्था द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है? तो ये आपका यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड द्वारा इसको वित्त पोषित किया जा रहा है। ये करंट का प्रश्न है, जनवरी 2024 का ही। अगला प्रश्न है, संधारणीय कृषि पद्धति ग्रामीण विकास के किस प्रकार योगदान देती है? तो संधारणीय कृषि जो है मृदा स्वास्थ्य, जल संरक्षण और जैव विविधता को बढ़ाकर जिससे दीर्घकालीन कृषि उत्पादकता और ग्रामीण आजीविका को बेहतर बनाया जा सके। अगला प्रश्न है, वर्ष 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित राष्ट्रीय नेताओं में से किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य ने कृषि कार्यों में लगी महिलाओं के लिए तनवा परियोजना शुरू की है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है तनवा परियोजना। तो ये आपका तमिलनाडु द्वारा शुरू किया गया है। किसके लिए? तो कृषि कार्य में लगी महिलाओं के लिए। अगला प्रश्न है, भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए पंचवर्षीय योजना का प्रश्न आ गया, तो इसके अध्यक्ष थे पीवी नरसिम्हा राव। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली में किस भौतिक कारक का मान 6.62607015 इंटू 10⁻⁻34 जूल हर्ट्ज होता है? तो ये आपका होता है प्लैंक का जो कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट में भौतिक कारक का मान होता है। अगला प्रश्न है, उस आर्थिक आधारित संरचना को पहचानिए जो भारत और विश्व स्तर दोनों पर स्टॉक ट्रेडिंग, विभिन्न प्रकार के निवेश और जमा, वित्त पोषण की पहल, ऋण प्रेषण जैसी वित्तीय गतिविधियों का समर्थन करती है। तो ये बैंकिंग संस्थान जो है ये समर्थन करती है। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक खेल 2024 में रजत पदक विजेता थुलासिमिथी मुरुगेसन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो आपसे पूछा है तो ये आपका आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। जो खिलाड़ी हैं थुलासिमिथी मुरुगेसन जो थे बैडमिंटन से संबंधित है और इन्होंने पैरा ओलंपिक जो पेरिस में हुआ था 2024 में, उसमें इन्होंने रजत पदक भी जीता था। अगला प्रश्न है, 1999 से 2000 तक भारत में कितने प्रतिशत व्यक्ति द्वितीय क्षेत्र में कार्यरत थे? तो उसमें थे 15.8% लोग जो थे द्वितीय क्षेत्र में कार्यरत थे, जो कि द्वितीय क्षेत्र आपका फैक्ट्री से संबंधित होता है। तो आपको इसमें टोटल 50 प्रश्न कराए जाएंगे, 71 से शुरू करते हुए 120 प्रश्न तक प्रश्न को हम लोग जाएंगे, जो कि टोटल 50 प्रश्न हो जाएगा। तो आप लोग और काफी कम समय में, इसलिए आप लोग चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे। अगला प्रश्न है, किस शहर ने स्मार्ट सिटी इंडिया अवार्ड 2020 जीता? तो ये भी करंट का प्रश्न है। स्मार्ट सिटीज इंडिया अवार्ड 2020 का खिताब जो है सूरत ने जीत लिया है। सूरत एक अहमदाबाद का गुजरात का शहर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की विशिष्ट विशेषता है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है उनकी एक विशेषता है पेड़ मौसम के अनुसार पत्ते गिराते हैं। यहाँ के पेड़ जो होते हैं मौसम के अनुसार पत्ते गिराते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम परिचालनों को खाली स्थान से अलग करने के लिए अगस्त 2024 में लोकसभा में तेल क्षेत्र संशोधक विधेयक 2024 प्रस्तुत किया। तो ये आपका खनन से अलग करने के लिए
अगस्त 2024 में लोकसभा में तेल क्षेत्र में संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया। तो ये भी आपका करंट का ही प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालयों के गठन से संबंधित है? तो उच्च न्यायालय के गठन से संबंधित अनुच्छेद 241 है, वो भी कहा तो केंद्र शासित प्रदेशों में। अगला प्रश्न है, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत भारतीय मूल के व्यक्ति को भारतीय नागरिक बनने के लिए कितने वर्ष तक भारत में निवास करना आवश्यक है? तो 7 वर्ष तक भारत की नागरिकता लेने के लिए भारत में कम से कम 7 वर्ष तक निवास करना आवश्यक है, और 21 अधिनियम के तहत नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, कोशिका जीव विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पदार्थ का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो पदार्थ का सर्वोत्तम वर्णन जो है गमन और पोषण के लिए उपयोग की जाने वाली कोशिका झिल्ली की स्थायी प्रवर्ध है। तो आप देख रहे हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल हो या आरपीएफ एसआई हो, दोनों में सेल से यानी कोशिका से प्रश्न काफी पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग कोशिका चैप्टर को काफी बारीकी से एक बार पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय मूल के किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकरण, फिर से वही प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा 7 वर्ष। 7 वर्ष क्यों? अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना एवं बांग्लादेश नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास का चौथा संस्करण जिसका नाम है बोंगो सागर 23 2023 के खाली स्थान माह में आयोजित किया गया था। तो ये नवंबर में आयोजित किया गया। तो ये भी करंट का ही प्रश्न 2023 का। तो आपको यहाँ से याद करना है कि बोंगो सागर जो है सैन्य अभ्यास किस देशों के मध्य होता है? तो भारत के नौसेना और बांग्लादेश के नौसेना के मध्य होता है। अगला प्रश्न है, दीप्त तीव्रता की एसआई इकाई क्या है? तो लिबरस इंटेंसिटी की एसआई मात्रक क्या है? तो इसका कैंडेला हो जाएगा। जूल आपका एनर्जी का है और कार्य का है, वाट आपका पावर का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुधार संगठन ने एनी बेसेंट के मार्गदर्शन में प्राचीन भारतीय धर्मों और दर्शन और सिद्धांतों के अध्ययन को बढ़ावा दिया? तो ये हो जाएगा थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है एनी बेसेंट के मार्गदर्शन में प्राचीन भारतीय धर्मों, दर्शन और सिद्धांतों के अध्ययन को बढ़ावा दिया। आप लोग कमेंट में लिखेंगे जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी इसकी स्थापना कब हुई थी और इसकी स्थापना किसने की थी? ये प्रश्न आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत के उच्च न्यायालयों की स्थापना से संबंधित है? तो भारत में उच्च न्यायालय से की स्थापना से संबंधित भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 है। अगला प्रश्न है, लखनऊ और गाजीपुर को जोड़ने वाले उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किस वर्ष किया गया था? तो यह 2021 में इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था, लखनऊ और गाजीपुर को जोड़ने वाली पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सवाना पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाने वाली मुख्य प्रजाति है? तो हाथी जो है सवाना पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाने वाली मुख्य प्रजाति है। अगला प्रश्न है, ये भी करंट का प्रश्न है, 1 दिसंबर 2023 से 30 दिसंबर 2024 तक G20 की अध्यक्षता किस देश के पास थी? तो ये ब्राजील के पास थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है? तो ये जो कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसका अनुच्छेद 148 हो जाएगा। एक आता है भारत के महान न्यायवादी का अनुच्छेद, तो उसका हो जाएगा 76। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अरुणाचल प्रदेश आदि समुदाय का सामाजिक धार्मिक त्योहार है? तो सोलुंग उत्सव जो है अरुणाचल प्रदेश का एक धार्मिक त्योहार है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक समुपयोजित पाले जाने वाले और वाणिज्यिक गैर सहतूत रेशम कीटों में से एक एरी सिल्कवर्म का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो एरी सिल्कवर्म का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा फिलोसोमिया रिसिनी। फिलोसोमिया रिसिनी जो है एरिक सिल्कवर्म का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड यानी सॉइल हेल्थ कार्ड योजना निम्नलिखित में सभी शामिल है सिवाय? तो पूछ रहा है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना में कौन शामिल नहीं है? तो इसमें किसानों की आय दोगुना करना शामिल नहीं है, बाकी ये तीनों शामिल है। एक बार पढ़ लेते हैं क्या क्या शामिल है। मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की कार्यपालिका विकास और शुद्धिकरण, निषेचन प्रथाओं में पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए एक आधार प्रदान करना और पोषक तत्व प्रबंधन अभ्यासों और उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, 14वीं शताब्दी की दूसरी तिमाही के दौरान दक्षिण भारत में 3 स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित हुए, निम्नलिखित में से कौन सा इसका भाग नहीं है? तो दौलताबाद जो है इसका भाग नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक लिखी? ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में पूछता है, कोई भी एग्जाम हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक पूछता है, चाहे वो बच्चों का एग्जाम हो या बड़े लेवल का एग्जाम हो। तो इसका आंसर हो जाएगा किरण देसाई द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में अपग्रेड किए गए उन्नत परिवहन प्रबंधन प्रणाली में निम्नलिखित में से किसे पहली बार लागू किया गया था? तो ये भी करंट का प्रश्न है। तो वीडियो इंसिडेंट डिटेक्शन एंड इन्फोर्समेंट सिस्टम जो है इसमें लागू किया गया था।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र आमतौर पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में उपयोग नहीं किया जाता है? तो ये घातम जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में उपयोग नहीं किया जाता है, सरोद, सितार, वीणा उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए रेपो दर का उपयोग कैसे करता है? ये प्रश्न काफी अच्छा है। तो ये आपका रेपो दर में वृद्धि करके और बैंकों के लिए उधार देना अधिक महंगा बनाकर अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को कम करता है। इसमें क्या करता है कि रेपो दर जो होता है उसमें वृद्धि कर देता है और बैंक को जो उधार देता है उस पर इंटरेस्ट ज्यादा लेने लगता है। इससे क्या होता है कि बाजार में पैसे की कमी हो जाती है और मुद्रास्फीति रुक जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित बायोस्फीयर रिजर्व में का उत्तर से दक्षिण तक का सही क्रम क्या है? आपको उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है सजाना है। तो सबसे पहले 3 नंबर पे आ जाएगा, देख लेते हैं 3 पर कौन है। तो 3 3 3 1 2 3, तो इसमें नंबरिंग शायद मिस्टेक है, आप लोग एक बार अच्छे से मिला लेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में संसदीय कार्य समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय रक्षा मंत्री जो है भारत के में संसदीय कार्य समिति का अध्यक्ष होता है केंद्रीय रक्षा मंत्री। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम में किस आयु वर्ग को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया? तो इसमें 15 वर्ष और उससे ऊपर के लोगों को इसमें शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2024 में बांग्लादेश के खिलाफ खेली गई T20 क्रिकेट सीरीज के लिए भारत की टीम का कप्तान किसे बनाया गया? तो आप तो सब जानते हैं कि भारत की जो T20 टीम है उसका कप्तान सूर्य कुमार यादव को बना दिया गया है और टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान रोहित शर्मा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे दिल्ली सल्तनत के प्रथम संप्रभु शासक के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शम्स अल दीन इल्तुतमिश जो है दिल्ली सल्तनत के प्रथम संप्रभु शासक के रूप में जाना जाता है इल्तुतमिश को। अगला प्रश्न है, उस नीले फ्लोरोसेंट रंजक का नाम बताइए जिसका उपयोग जीवित या स्थिर कोशिकाओं के रंजन के लिए किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डापी, DAPI, जिसका उपयोग हम रंजक के रूप में करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में मिशन पोषण 2.0 मिशन जो है पोषण 2.0 का योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका शुरुआत 2021 में किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने 1 जनवरी 2024 से अपना गोल्डन वीजा कार्यक्रम बंद कर दिया है, जिसे 2013 में शुरू किया गया था, जो अमीर विदेशी निवेशकों को निवास परमिट प्रदान करता था? तो ये आपका नीदरलैंड हो जाएगा। नीदरलैंड ने यह फैसिलिटी बंद कर दिया है, अपना जो उसका कार्यक्रम था गोल्डन वीजा कार्यक्रम उसको 1 जनवरी 2024 को बंद कर दिया और इसकी शुरुआत 2023 में शुरू 13 में शुरू करके 24 में बंद कर दिया। इसमें यह होता था कि अमीर जो विदेशी निवेशक होते थे उनको निवास परमिट प्रदान करता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने कृषि के विकास के लिए दीवान ए कोही नामक एक नया विभाग शुरू किया? तो ये प्रश्न काफी बार पूछा जा चुका है। तो दीवान ए कोही जो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू किया गया था कृषि के विकास के लिए। अगला प्रश्न है, शेरछिप या शेरचिप जिसने जनगणना 2011 में सबसे अधिक साक्षरता दर्ज की निम्नलिखित में से किस राज्य का जिला है? तो शेरछिप जो है ये सबसे अधिक साक्षरता प्राप्त करने वाला जिला था 2011 जनगणना के अनुसार। ये जिला मिजोरम में स्थित है। अगला प्रश्न है, घटम शब्द कर्नाटक संगीत प्रदर्शन में प्राय उपयोग की जाने वाली एक ताल वाद्य से संबंधित है, तो ये हो जाएगा मटका। अगला प्रश्न है, फिर से वही प्रश्न आ गया, इसका आंसर हो जाएगा मटका। अगला प्रश्न है जो कि करेंट से है, 2023 में संप्रीति सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन उमरोई में जो कि भारत में स्थित है, इसका यहाँ आयोजित किया गया। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे संप्रीति जो सैन्य अभ्यास है भारत और किस देश के मध्य होता है। अगला प्रश्न है, नौपाषाण स्थल कुपागल किस राज्य में स्थित है? एक नौपाषाण स्थल है जिसका नाम कुपागल है, ये किस राज्य में स्थित है? ये आपका कर्नाटक में स्थित है। इसी पर एक और प्रश्न आया था जो कि इसके फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था 2 दिसंबर में। आप जाकर प्लेलिस्ट से पहला वीडियो को देखकर उसका आंसर बताएंगे। अगला प्रश्न है, जुलाई 2024 में रॉबर्ट जेरार्ड रवि किस दूरसंचार कंपनी के नए चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक बने? तो ये BSNL के बन गए। तो ये भी करंट का ही प्रश्न है और काफी पास का करंट है जुलाई 2024 का। अगला प्रश्न है, भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह खाली स्थान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था। तो ये आर्यभट्ट जो था भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह था जो कि इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। और आज का लास्ट प्रश्न है, 1 अर्ग खाली स्थान के बराबर होता है, तो 1 अर्ग में 10 के पावर -7 जूल इसमें एनर्जी होता है। तो यहाँ पर हम लोग टोटल 50 प्रश्न देखे, वो भी काफी कम समय में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लोग चैनल को लाइक करें और सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।